आइए तो आज चलते हैं हम किसी ट्रिप पर। तो ट्रिप पर जाने के लिए सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगी क्या, कंट्री। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि कौन से स्टेट में हमें जाना है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कौन सी प्लेस होने वाली है। और उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा अपार्टमेंट हम वहां पर लेंगे, कौन सा रूम हम वहां पर लेंगे। ठीक है, तो हमने चार चीजें डिस्कस की। सबसे पहले कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद उस स्टेट के अंदर प्लेस, प्लेस के बाद में हमने देखा वहां पर कौन सा अपार्टमेंट मैंने लिया फॉर दिस स्टे। ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे जानना है तो मुझे चार चार क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर मुझे एड्रेस पता करना है किसी इलेक्ट्रॉन का कि वो उस एटम के अंदर किस पोजीशन पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है, तो मुझे चार चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के इस अमेजिंग लेक्चर में मैं आ गई हूँ निशा कुमावत, आपके अपने चैनल कीमोपीडिया आईआईटीआर पर लेकर के एक अमेजिंग लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में, और यू कैन ऑल्सो से दैट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा प्राइम टॉपिक होने वाला है बेटा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की बात करें तो चार क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे हम। कितने क्वांटम नंबर्स को? चार क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। और चार क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम विजुअलाइज करेंगे एक्चुअल में रियलिटी के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं, ऑर्बिटल सबशेल कैसे दिखते हैं। तो इस बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स को। तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम नंबर्स में सबसे पहले मैंने कह दिया चार क्वांटम नंबर्स होंगे। कितने क्वांटम नंबर्स होंगे? चार, जिसमें से सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसी को आप कहोगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करोगे आप एन से, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को आप डिनोट करोगे एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप डिनोट करोगे एमएल से, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को आप डिनोट करोगे या तो एमएस या फिर एस। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज काइंड ऑफ कंट्री। आप डिसाइड कर रहे हैं किसी ट्रिप के लिए कंट्री, ये है आपके पास में, आप डिसाइड करेंगे उसमें जाने के लिए उस कंट्री में कौन से स्टेट में जाएंगे। जैसे अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ घूमने आ रहा है तो वो सबसे पहले डिसाइड करेगा कि हमें इंडिया में जाना है, फिर हमें कहाँ जाना है इंडिया में, या मान लो ऊटी जाना है तो वो साउथ साइड में डिसाइड करेगा, या फिर मान लो दिल्ली घूमना है तो वो दिल्ली चूज करेगा। ठीक है, तो स्टेट चूज कर लिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर कह दिया हमने कि आप चूज करेंगे वहां पर भी दिल्ली में कौन सी स्पेसिफिक प्लेस पर आपको घूमने जाना है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपार्टमेंट फॉर द स्टे उन्होंने डिसाइड किया है, अपार्टमेंट को डिसाइड करेंगे। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले एक एक क्वांटम नंबर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट करोगे एन से। किसके बारे में, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो वो किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, किस पर्टिकुलर शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, इसके बारे में कौन बताता है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये किसके बारे में बताता है? टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिट और द शेल नंबर। क्लियर है? तो मैंने कहा कैसे, तो आपने कह दिया कि लेट सपोज मेरे पास ये एटम है, इसके ये कुछ शेल्स प्रेजेंट है। तो मैंने कहा ये वाला जो शेल है वो क्या है? के शेल। और मैंने कह दिया ये वाला शेल कौन सा है? एल। ये है एम शेल। इसके लिए के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एन के लिए, एल के लिए कितनी हो गई? 2। एम के लिए कितनी हो गई? 3।
जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बोहर मॉडल के अंदर कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने रेडियस डिस्कस किया था, वेलोसिटी डिस्कस की थी, हमने एनर्जी डिस्कस की थी। तो मैंने कहा वहां पर हमने देखा था कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती रहती है, आपकी इंक्रीज होती रहती है। तो मैंने यहां पर कह दिया ऑन इंक्रीजिंग एन एन वैल्यू एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मैंने कहा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, तो मैंने कहा एनर्जी का तो फॉर्मूला था हमारे पास में -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मैंने कहा आपके पास में अगर वेलोसिटी की बात करें तो फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा एन बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पॉजिटिव है तो क्या होगी, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। मैंने कहा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन रेडियस का क्या मामला होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा रेडियस क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। रेडियस क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो ये एन जो है वो मुझे किसके बारे में बताता है, जनरली ये मुझे बताता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ बोहर ऑर्बिट। तो मेरे को किसके बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन बोहर ऑर्बिट। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि लेट सपोज मैंने एक टेबल सी बना ली और उस टेबल में मैंने कह दिया कि कुछ बातें मैंने लिख ली है। क्या कर लिया मैंने, कुछ बातें लिख ली है। ठीक है, जैसे मैंने कहा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, इस तरीके से मैंने लिख लिया। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर क्या है आपके पास में शेल, यहां पर है उसके उसका एन की वैल्यू। मैंने कहा के शेल होगा तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। एल शेल होगा तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मैंने कहा एम शेल होगा तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, 3। एन शेल होगा 4। ओ शेल होगा तो 5। क्लियर है, इस तरीके से आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी शेल के अंदर या फिर किसी भी ऑर्बिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट कितना होता है बेटा, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस वाले शेल के अंदर, 2n स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितने 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2, 9 इंटू 2 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए 32। तो यहाँ पर इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 32 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 इंटू 2 कितने हो गए 50। तो मैंने कहा 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप भर सकते हो। तो अगर आपका ओ शेल हुआ तो आप उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। क्लियर, इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा दूसरा क्वांटम नंबर है विच इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, किसके किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से। किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में बताता है, प्रेजेंट इन अ शेल। जैसे मान लो मुझे किसी भी स्टूडेंट के पास जाना है, अगर मुझे किसी स्टूडेंट के पास जाना है और वो स्कूल में प्रेजेंट है तो मुझे उसकी क्या पता होनी चाहिए कि स्कूल कौन सी है, फिर मुझे पता होना चाहिए उसकी क्लास कौन सी है, फिर मुझे पता होना चाहिए 10th क्लास में अगर वो है तो 10th में कौन सा सेक्शन है, ए सेक्शन में है, बी सेक्शन में है, सी सेक्शन में, किस सेक्शन में है, फिर मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। यस और नो, हाँ या ना। तो ये 4 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया कि आपके पास में स्कूल है, स्कूल इज योर शेल नंबर। मैंने कह दिया उसके बाद में आपके पास क्लास आ गई, क्लास इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने कह दिया एल इज अबाउट सब शेल, किसके बारे में बताएगा, अबाउट सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल, प्रेजेंट इन अ शेल। क्लियर है। आइए,
अब मैंने कहा सबशेल के बारे में बता रहा है, तो सबशेल के बारे में क्या बताएगा? सबशेल के शेप की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शेप ऑफ दी सबशेल। टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ दी सबशेल। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा शेप ऑफ दी सबशेल है। मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबशेल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? सबशेल हो सकते हैं एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, जी सबशेल, एच सबशेल एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इन सारे सबशेल के लिए एक पर्टिकुलर एल की वैल्यू डिसाइड की हुई है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने कहा क्या वैल्यू है? तो सबशेल अगर आपका ये हुआ, तो एस अगर सबशेल हुआ तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 0, पी के लिए कितनी होगी? 1, इसके लिए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं किसी भी सबशेल की, तो हर एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए एक फिक्स्ड एल की वैल्यू यहां पर डिसाइडेड है, जिसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो 0 से शुरू करना है, एसपीडीएफ जीएच आईजे चलते जाओगे आप जहां तक आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। क्लियर है? चलिए आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये है आपके सबशेल्स। क्या है बेटा? ये आपके सबशेल्स है। अब मैंने कहा किसी भी एक शेल के अंदर, मान लो ये आपके पास में एटम है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर शेल में, मतलब के शेल की मैं बात कर रही हूँ, आपको बताना है के शेल में कितने सबशेल एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या बताना है बेटा? कि के सबशेल के अंदर कितने सबशेल एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? हर एक पर्टिकुलर शेल की वैल्यू पर, शेल की वैल्यू किससे देखते हैं? एन से। तो मैंने कहा हर एक वैल्यू ऑफ एन के लिए हमेशा एन नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट होते हैं। उसमें कितने सबशेल होते हैं? एन नंबर ऑफ सबशेल। मैंने कहा के शेल है, के शेल है तो के के लिए एन की वैल्यू 1 है, तो मतलब इसमें एक ही सबशेल होगा। एल सबशेल है, इसमें एन की वैल्यू 2 है, तो इसमें सबशेल्स कितने होंगे? 2 सबशेल्स होंगे। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? आइए, मैंने लिख लिया फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू of shell number, or you can say that n, there will be n number of subshells present in it. क्लियर है? जैसे मान लो मैंने कह दिया आपके पास में है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है बेटा, और मैंने कहा लेट सपोज ये आपके पास टेबल है, और मैंने कह दिया ये आपने टेबल बना ली। ठीक है? आपको भी साथ साथ बनाते चलना है बेटा। जैसा ये है, मैंने कहा यहां पर है आपके पास शेल, मैंने कहा यहां पर है आपके पास सब शेल। ठीक है? तो मैंने कहा यहां पर के शेल है, के शेल के लिए एन की वैल्यू 1, तो सब शेल कितने होंगे? 1, एक ही सब शेल होगा। मैंने कहा एल के लिए एल शेल के लिए एन की वैल्यू है 2, तो सब शेल कितने होंगे? 2 ही सब शेल होंगे। एम, एन की वैल्यू कितनी है? 3, सब शेल कितने? 3। एन, एन की वैल्यू कितनी है? 4, सब शेल कितने होंगे? 4। अब ये जो सबशेल्स आए हैं, ये कौन कौन से सबशेल है? एस है, डी है, एफ है, पी है, कौन सा है? कौन से शेल में कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा, ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो मैंने कह दिया फॉर ईच शेल देयर विल बी वैल्यू ऑफ L ranges from 0 टू n माइनस 1। कहां से कहां तक रेंज करेगी बेटा? 0 से n माइनस 1 तक रेंज करेगी। तो मैंने कहा आ जाओ, फिर मैंने टेबल बना ली, फिर से आ जाओ, एक एक बात को सीखते हुए चलना है। ठीक है? आइए, मैंने कहा ये तो हो गया आपका शेल, ये हो गया आपके पास में सब शेल कितने होंगे, और सब शेल की रेंज हो गई। ठीक है? 4 के लिए पढ़ेंगे हम। आइए, मैंने कहा ये हो गया बेटा आपके पास शेल, ये हो गया सब शेल। मैंने कहा यहां पर हो गया आपके पास, ये हो गया नंबर ऑफ सब शेल, ये हो गया आपके पास में सब शेल्स कौन कौन से होंगे। क्लियर है? आइए, मैंने कहा कि अगर इसकी बात करें तो ये 0 से n माइनस 1 तक एग्जिस्ट करता है। तो आइए, मैंने कहा के शेल है, के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैंने कहा नंबर ऑफ शेल तो कितना होगा? एक ही होगा। मैंने कहा यहाँ पर सब शेल कौन कौन से होंगे?
तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 माइनस 1 कितना 0। तो एल की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ एक ही वैल्यू आई 0। और आपको पता है एल की वैल्यू 0 पर कौन एग्जिस्ट करता है, एस एग्जिस्ट करता है। आपने कह दिया एस, ठीक है। कौन से क्लास का है बेटा जी, फर्स्ट क्लास का है ना, तो फर्स्ट क्लास का है तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। आप 10th बी में पढ़ते हैं क्या, मेरे को इतनी सी इन्फॉर्मेशन इनफ है। अगर किसी ने बोल दिया कि XYZ बच्चा, मान लीजिए अपूर्वा है और अपूर्वा बी सेक्शन में पढ़ती है, क्या मैं अपूर्वा तक पहुंच पाऊंगी, नहीं। मुझे ये तो पता होना चाहिए बी सेक्शन कौन से क्लास का है, तो वो मुझे लिखना मैंडेटरी है, 1s, ठीक है। मैंने कहा एल शेल, एन की वैल्यू कितनी बेटा 2, कितने सब शेल एग्जिस्ट करेंगे 2। मैंने कहा 0 से एन की वैल्यू 2 माइनस 1 कितना 1, तो 0 और 1। और 0 पर कौन एग्जिस्ट करता है, एस। 1 पर कौन एग्जिस्ट करता है, पी। तो मैंने कहा एस और ये पी। कौन सी क्लास के है बेटा, सेकंड क्लास के, तो आपने लिखा 2s2। क्लियर है। आइए, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एम की, तो एन की वैल्यू कितनी है 3। मैंने कहा कितने सबशेल होंगे 3। मैंने कहा रेंज कहां से कहां करेगा, 0 से 3 माइनस 1 कितना 2। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसके बीच, 0 1 एंड 2। एल की वैल्यू 0 होती है उस टाइम पर कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करता है, एस। 1 पर कौन एग्जिस्ट करता है, पी। डी पर 2 पर कौन एग्जिस्ट करता है, डी। कौन से क्लास का है, 3s 3p 3d। क्लियर है। आइए, मैंने कहा एन शेल है, ट्राई कीजिएगा एन अब खुद से, ये वाला पहले खुद से स्टॉप करके वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका सही आंसर आया है या नहीं। कितने शेल्स होंगे बेटा, 4 होंगे, ये तो कंफर्म है। 0 से लेकर 4 माइनस 1 कितना 3। 0 1 2 एंड 3। 0 पर कौन एग्जिस्ट करता है, एस। 1 पर पी, 2 पर डी और 3 पर एफ। कौन सी क्लास का है, 4 का, तो 4s 4p 4d एंड 4। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सभी को। तो ये किसके बारे में बताता है हमें, शेप ऑफ द सबशेल के बारे में। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर शेप ऑफ द सबशेल की, तो शेप ऑफ सबशेल क्या होगा। तो मैंने कहा शेप ऑफ सबशेल क्या होगा, तो मैंने कहा अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबशेल कौन सा, एस। मैंने कहा कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है। क्लियर है, स्फेरिकल होता है, इसका मतलब कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये है आपका स्फेयर, ये थोड़ा सा ऐसे गोल मान लो, ये क्या है आपका, कंप्लीटली एक स्फेयर है। क्या है, ये स्फेयर है, ठीक है। और ये चारों तरफ से कैसा है बेटा, सेम है, स्फेरिकल नेचर का है, सेम है ये बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा एल की वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल क्या है, पी है। तो पी सबशेल की शेप कैसी होगी, इस शेप का नाम होता है डम्बल्ड शेप। कैसा होगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, यहां पर एक लोब होगा, यहां पर एक लोब होगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, ये सेंटर में क्या है बेटा, मेरा न्यूक्लियस है। ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस। ये एक लोब है, ये एक लोब है। क्लियर है। इनको क्या कहते हो आप, लोब्स कहते हो। क्या कहते हो इनको आप, लोब्स कहते हो। क्लियर है। ये क्या बीच में न्यूक्लियस है, तो ये शेप होती है पी की, किसकी शेप होती है, पी की। मैंने कहा एल की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो कौन सी सबशेल हो गई, डी सबशेल। ठीक है। तो मैंने कहा इसको क्या बोलोगे, डबल डम्बल्ड, डबल डम्बल्ड। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, डबल डम्बल मतलब एक डम्बल फिर दूसरा डम्बल। क्लियर है। आइए, तो मैंने कहा कैसा होगा, बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट होगा। देखिए, दिखाती हूं मैं अभी आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये सेंटर में कौन है बेटा, न्यूक्लियस। सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये एक लोब, ये एक लोब, ये एक लोब और ये एक लोब, डबल डम्बल। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। एफ की शेप्स आपको नहीं पढ़नी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है, तो आपके सिलेबस में ये नहीं है। क्लियर है। चले आगे। आइए, तो मैंने कहा इस तरीके से आपने शेप्स को तो देख लिया। अगर हम बात करें पोलैरिटी की, तो यहाँ पर जो फेज होता है, यहाँ पर ये अपोजिट होता है, यहाँ पर अपोजिट वाले सेम फेजेस के होते हैं। क्लियर है। इस तरीके से ये चार्जेस नहीं है, फेज है। आइए, अब मैंने कहा ये शेप के बारे में तो आपने पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ लिया आपने, शेप ऑफ द सबशेल के बारे में तो पढ़ लिया है। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर किसी भी शेल के अंदर मुझे सबशेल देखना है, तो हर एक शेल के लिए उसके ऊपर हर एक वैल्यू ऑफ शेल के लिए, मतलब एन की वैल्यू पर कितने सबशेल्स अलाउड है, उसकी एन की ही वैल्यू जितने सबशेल्स क्या है, अलाउड है। जैसे मान लो एल सबशेल है तो उसकी एन की वैल्यू 2 है, तो कितने सबशेल अलाउड है बेटा, 2 सबशेल्स अलाउड है। कितने सबशेल्स अलाउड है, 2 सबशेल्स अलाउड। क्लियर है। चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर एक फॉर्मूला भी आता है, विच इज
क्या आता है फॉर्मूला? तो मैंने कहा यहां पर फॉर्मूला आता है आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू होता है एच कट इंटू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन। क्लियर है? व्हाट इज एच कट बेटा? तो एच कट होता है आपका एच अपॉन टू पाई। तो दिस फॉर्मूला ऑल्सो रिटर्न एज एच बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। यूनिट मैग्नेटिक मूवमेंट वाली विच इज बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा लेट सपोज एल की वैल्यू 0 है, मतलब एस सबशेल है। क्या है? एस सबशेल है। क्लियर है? तो मैंने कहा एस सबशेल के लिए आपको बताना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम भी बोलते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मैंने कहा एस सबशेल के लिए वैल्यू पुट कर दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो एच कट इंटू एल की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस वन। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है आंसर? 0। तो ये आ गया 0। क्लियर है? आइए तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर एल की वैल्यू 1 के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा बेटा? पी सबशेल। कौन एग्जिस्ट करेगा? पी सबशेल। तो मैंने कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? तो एच कट इंटू एल प्लस वन। एल की वैल्यू कितना है? एच कट इंटू वन प्लस वन। टू इंटू वन टू, तो कितना आ गया? अंडर रूट टू एच कट। बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है इतनी सी बात? तो आइए मैंने कहा एल इज इक्वल्स टू आपके पास टू है, मतलब डी सबशेल है। तो आपने कह दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एच कट एल की वैल्यू कितनी? टू इंटू टू प्लस वन। थ्री इंटू टू कितना हुआ? सिक्स। तो मैंने कहा अंडर रूट सिक्स एच कट बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? मैंने कहा एफ के लिए भी निकाल लो। आपको ट्राई करेंगे अब एफ के लिए। एल इज इक्वल टू थ्री, एफ सबशेल है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? एल की वैल्यू कितनी? थ्री। तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन, फोर इंटू थ्री कितना हुआ? 12 अंडर रूट 12 एच कट बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? तो व्हाट इट मींस, मैंने कहा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो उस टाइम पर ये जो है आपके पास में एस सबशेल, इस पर कोई भी ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। बल्कि ये सारे ऑर्बिटल्स, ये सारे सबशेल्स क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आइए आइएगा। अब मैंने कहा थर्ड क्वांटम नंबर है विच इज क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा? आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको एम एल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एल से, या फिर आप सिंपल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा एम एल से या फिर आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे ये हमें देखना है। अब व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल वो स्पेस है 3D अरेंजमेंट में, 3D स्पेस के अंदर एक वो एरिया है, एक वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। तो मैंने कहा व्हाट इज ऑर्बिटल? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द स्पेस, orbital is the space where the finding probability of finding electron is maximum। लगभग कितनी होती है probability? 90 to 95%। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख ली। ये किसके बारे में बताएगा हमें? अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैंने कहा क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? वेयर स्पेस वेयर space where the probability of finding electron is मैक्सिमम। और कितना होता है? लगभग 90 to 95% इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इन अ 3D स्पेस। इन अ 3D स्पेस। क्लियर है? आइए तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो हर एक सबशेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? मैंने कहा एस सबशेल में भी कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, पी सबशेल में भी कुछ ऑर्बिटल होंगे।
डी में भी कुछ ऑर्बिटल होंगे और एफ में भी कुछ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा बाय अ फॉर्मूला विच इज 2l+1। तो मैंने कह दिया फॉर ईच वैल्यू ऑफ l there will be 2l+1 number of orbitals exist। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने कह दिया बेटा, मान लो आपके पास में s सबशेल है, l की वैल्यू कितनी है? 0। मैंने कहा 2l+1 निकालना है आपको, तो ये रहा 2l+1। तो मैंने कह दिया कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो l है 2 × 0+1 कितना आ गया 1। तो मतलब कितना डब्बा होगा? सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा। कितना डब्बा होगा बेटा? सिर्फ एक डब्बा होगा। मैंने कहा ऐसे ही p सबशेल है, p सबशेल है, तो मैंने कहा l की वैल्यू कितनी होगी p के लिए? 1। 2 × 1+1 कितने हो गए? 3। आंसर कितना आया? 3। आंसर कितना आया बेटा? 3। तो कितने डब्बे होंगे? 3 डब्बे होंगे। इस तरीके से क्लियर है? मैंने कह दिया d सबशेल है, l की वैल्यू कितनी होगी? 2। मैंने कहा 2 × 2+1 कितना हो गया? 4+1 5। कितने डब्बे होंगे? 5 डब्बे। ठीक है। मैंने कहा f सबशेल है, तो f सबशेल के लिए क्या हो जाएगा? l की वैल्यू 3। तो मैंने कहा 2 × 3+1 कितना आ गया बेटा? 7। कितना आ गया? कितने डब्बे होंगे? 7 डब्बे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? इस तरीके से आपको देखना है। अब हर एक डब्बे के लिए ml की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। वो क्यों अलग अलग है भाई? तो मैंने कहा भाई ये क्या बताता है आपको? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में। कैसे? देखो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में बेटा ये है, मान लो ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है? p सबशेल है। मैंने कहा p सबशेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन भरे। जब आपने इलेक्ट्रॉन भरे तो इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं उड़ते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? हमेशा लोब्स में घूमते हैं। कहाँ घूमते बेटा? लोब्स में घूमते रहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लोब्स में घूम रहे हैं तो आप क्या कहोगे? वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। मान लो ये x डायरेक्शन है, यहाँ से ये x एक्सिस है, ये x डायरेक्शन है। मैंने कहा ये क्या है? y एक्सिस, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम सकते हैं। मैंने कहा ये z एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम सकते हैं। तो किसके बारे में बताएगा कि पर्टिकुलर किस किस एक्सिस के ऊपर, किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके बारे में कौन बताता है आपको? ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपने कह दिया किसके बारे में बताएगा? ये टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल लिख, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे आपके पास में बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 3 डब्बों की वैल्यू भी डिसाइड करनी है। जब आप 3 डब्बों की वैल्यू डिसाइड करेंगे तो आपने कह दिया कि जब आप इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है ml की वैल्यू, वो कहां से कहां रेंज करती है? तो मैंने कह दिया द वैल्यू ऑफ ml रेंजेस फ्रॉम -L to +L, -L to +L। क्लियर है? क्लियर इतनी सी बात? आइए अब पूरा एक टेबल बना लेते हैं हम ना। आइए, तो मैंने कहा टेबल बना लिया बेटा। आपको भी साथ साथ बनाते जाना है। ये हो गया मेरा शेल, ये नंबर ऑफ सबशेल, ये टाइप्स ऑफ सबशेल, ये हो गया हमारे पास में सबशेल के लिए हमने देखा था कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और ये हो गया हमारे पास में, ठीक है इसी में ही लिख लेंगे हम ना, इसको ऐसे रहने दो। आइए, ये हो गया के शेल के लिए, ये हो गया एल शेल के लिए, ये एम और एन के लिए। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, ये हो गया मेरे पास शेल विच इज एन, ये हो गया नंबर ऑफ सब शेल जो किसके बराबर होता है? एन के बराबर, ठीक है। और आपने कह दिया कि यहाँ पर टाइप ऑफ सब शेल जिसकी रेंज क्या होती है बेटा? 0 से लेकर n-1। मैंने कहा अगर यहां बात करें तो ये क्या हो गया आपके पास? ऑर्बिटल्स।
क्लियर है, जिसकी रेंज होती है -L से लेकर +L। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा मान लो K शेल है, N की वैल्यू कितनी 1, मैंने कहा नंबर ऑफ सब शेल कितना 1, मैंने कहा रेंज -1 से सॉरी, मैंने कहा ये तो हो गया आपके पास, ये हो गया एक ही सबशेल एग्जिस्ट करेगा, एक सबशेल कौन सा एग्जिस्ट करेगा बेटा, तो मैंने कहा 0 से लेकर 1 - 1 विच इज 0, मतलब एस सबशेल एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1s एग्जिस्ट करेगा। 1s में कितना डब्बा था, एक ही डब्बा था, तो मैंने कह दिया एक डब्बा। इसकी ml की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा ml -0 से +0, क्या कोई सिग्निफिकेंस है, ml की वैल्यू आ गई 0, तो इसकी ml की वैल्यू आ गई इस डब्बे के लिए 0। क्लियर है। आइए, एल शेल कितना होगा 2, तो मैंने कह दिया यहाँ पर n की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ सबशेल 2। कौन कौन से होंगे, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको, ठीक है। 0 से लेकर 2 - 1 मतलब 0 और 1 मतलब s और p, तो मैंने कह दिया 2s और 2p। क्लियर है। मैंने अभी देखा कि s में एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, तो मैंने कहा s में एक और ये p में 3 डब्बे, ये s हो गया 2s, ये हो गया आपके पास 2p। क्लियर है। मैंने कहा इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, -L से +L, तो इसके लिए तो L की वैल्यू 0 है, तो ये तो हो गया आपके पास में ml की वैल्यू इसके लिए तो हो गई कितनी 0, ये हो गया ml = 0। यहाँ पर ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 से लेकर +1, तो कितना -1 0 +1, तो आपने लिख ली -1 0 +1। आप जो मर्जी वैसा ले सकते हो, आप 0 को इधर ले सकते हो, +1 को इधर ले सकते हो, आपकी मर्जी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि पहले वाला -1 लेना है या +1 लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कह दिया यहां पर अगर मैं बात करूं एल एम शेल की, n = 3, तो कितने सब शेल 3, कौन कौन से 3s 3p 3d, ठीक है। तो मैंने कह दिया क्या आ गया आपके पास में 3s 3p 3d, ये आ गया आपके पास 3s, ये आ गया आपके पास 3p, ये आ गया आपके पास 3d। क्लियर है। तो मैंने कहा ये है 3s, ये है 3p, ये है आपका 3d। क्लियर है। s के लिए l की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। p के लिए l की वैल्यू 1, तो -1 से लेकर +1 मतलब -1 0 +1। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो -2 से लेकर +2, तो -2 -1 0 +1 +2। आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो, +2 इस वाले को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आइए, L = कितना हो गया, n की वैल्यू 4, आप खुद ट्राई करेंगे L के लिए, ठीक है। ये कितना आ गया 4, ये आ गया 4s 4p 4d 4f। क्लियर है। आइए, तो मैंने कहा ये रहा 4s, ये रहा 4p, ये रहा 4d और ये रहा 4l, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो हो गया 0 -1 0 +1 -1 -2 0 +1 +2। मैंने कहा अब s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो -3 से +3 हो गया, तो कितना हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। कर लोगे, कर लोगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे हम, बहुत आसान है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे डायरेक्टली पता करना है विच ऑर्बिटल एग्जिस्ट और नॉट, कौन सा सबशेल और सबशेल आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर n की वैल्यू पर, तो आपको हमेशा क्या देखना है, तो नोट डालकर लिखेंगे, एक डब्बे में पैक करेंगे इसको। तो मैंने कह दिया इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपने कहा एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस existence of subshell in a shell, ठीक है। तो मैंने कहा कैसे चेक करोगे, तो मैंने कहा अगर n की वैल्यू 1 मतलब k शेल है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से और कौन कौन से सबशेल एग्जिस्ट करते हैं बेटा, 0 से लेकर n - 1 तक, तो मैंने कहा 0 से लेकर 1 - 1 कितना हो गया 0। क्लियर है। तो मैंने कहा जब आप ये चेक कर रहे हो, तो आपको अगर डायरेक्टली कोई बता दिया जाए, मान लो मैंने कह दिया कि 2f एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये आपको चेक करना है, तो मैंने कह दिया कि कैसे चेक करोगे, चेक करते टाइम पर डायरेक्ट अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करेंगे बेटा, एक ही वैल्यू चेक करनी है आपको, हमेशा वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं जिनकी n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन l होती है, वो एग्जिस्ट करते हैं। और कौन एग्जिस्ट नहीं करते, तो डू नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैंने कहा अगर n की वैल्यू बराबर हो जाए l के तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर n की वैल्यू कम हो जाए l से तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ठीक है। तो पैक कर देना इसको बॉक्स में, जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास में है 4g, आपको चेक करना है एग्जिस्ट करेगा या नहीं।
एन की वैल्यू तो सामने लिखी हुई है, तो मैंने कहा एन की वैल्यू हो गई 4। जी के लिए एल की वैल्यू निकालनी है, तो एस पी डी एफ जी 0 1 2 3 4, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 4, बराबर आ गया एन इक्वल्स टू एल। क्या एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे आपको चेक करना है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है बेटा 3f, एग्जिस्ट करेगा या नहीं? तो मैंने कहा n की वैल्यू कितनी हो गई 3, l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है 3, बराबर हो गया। क्या एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। मैंने कहा चेक करो जरा 2p, तो मैंने कहा n की वैल्यू कितनी 2, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो मैंने कहा क्या हो गया n ग्रेटर देन l। कौन सी आ गई? एग्जिस्ट वाली कंडीशन आ गई आपके पास, तो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है इतनी सी बात? ऐसे आपको चेक करना है, इसे डब्बे में पैक कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलूं आगे? अरे चलूं क्या? बोल लो भाई। तो मैंने कह दिया कि इस तरीके से आपको 3 क्वांटम नंबर्स तो अभी तक क्लियर है। अब हम चौथा क्वांटम नंबर देख रहे हैं, विच इज कौन सा क्वांटम नंबर? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर से पहले हम हर एक सबशेल को बहुत डिटेल में कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले मैंने कहा पहला सबशेल है आपके पास एस सबशेल, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि ये एस है, ठीक है। आ जाओ, बिल्कुल बलून से ही समझेंगे हम। ये देखो, मैंने कहा ये मान लो थोड़ा सा ऐसे स्फेरिकल है, ये क्या है बेटा? इस तरीके से ये स्फेरिकल है। मैंने कहा यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके सामने वाली जेड एक्सिस है। मैंने कहा क्या तीनों एक्सिस पर चारों तरफ से बराबर दिख रहा है? बिल्कुल बराबर दिख रहा है, तो कैसा होगा? ये स्फेरिकल नेचर का होगा। कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल नेचर का होगा। क्लियर है? दूसरी बात, मैंने कहा स्फेरिकल नेचर है, तो मैंने कह दिया क्या ये सिमेट्रिकल है चारों तरफ से? बिल्कुल, यहां से कोई निकला हुआ थोड़ी ना दिख रहा है आपको, चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। तो मैंने कहा कैसी सिमेट्री है इसकी? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा आपको देखना है नोड्स कितनी होंगी। तो नोड देखते टाइम पर नोड आपको पहले देखना है व्हाट इज नोड। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं व्हाट इज नोड, तो मैंने कहा नोड क्या होती है? नोड वो स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो मैंने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 0। कितना होगा? 0। जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? आपका नोड होगा। क्या होगा बेटा? नोड होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको प्लेन्स पास करनी है इस तरीके से, चारों तरफ से काट काट के देखना है। लोब आपका बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लोब्स में तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो मैंने कहा लोब बीच में आ गया, मतलब वो तो प्लेन हो नहीं सकती आपकी नोड की, क्योंकि लोब्स में तो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी प्लेन ढूंढनी है जहां पर लोब ना कटे। तो मैंने कहा क्या इसको चारों तरफ से काटोगे लोब तो कटेगा, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ कोई भी नोड नहीं। तो मैंने कहा नोड क्या होंगी? तो नोड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, n-1। ठीक है, दो टाइप की नोड्स होती है, एक होती है आपके पास एंगुलर नोड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास एंगुलर नोड का एल के बराबर, और ये होती है आपके पास रेडियल नोड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का n-l-1। क्लियर है? अब एंगुलर नोड क्या है? मैंने किसी एंगल पर ही तो कट किया है, इस प्लेन से प्लेन पास किया है, मैंने किसी एंगल पे पास किया है, तो दिस इज एंगुलर नोड। मैंने कहा बीच में न्यूक्लियस से मैं चली और न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पर देखा मैंने, तो वो डिस्टेंस पर देखा है, तो क्या होगी मेरी? रेडियल नोड। एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एट डिस्टेंस r टू द न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ऐसी स्पेस को आप क्या कहोगे? रेडियल नोड। और ये क्या होगा? किसी एंगल पे होगा, एट सम एंगल, एट सम एंगल। क्लियर है? आइए, तो मैंने कह दिया क्या यहाँ पर कोई नोड है? यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है। क्लियर है? आइए, अब मैंने कह दिया, अब यहाँ पर जो मैं प्लेन पास कर रही हूँ किसी एंगल पे पास कर रही थी, यहाँ मैं एंगुलर नोड की बात कर रही हूँ, रेडियल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कोई भी एंगुलर नोड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा है बेटा पी सबशेल, ठीक है। आपको पता है पी सबशेल के अंदर कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे, -1 0 +1, हाँ या ना? तो 3 डब्बे हैं, तो एक का नाम होता है पी एक्स, एक का नाम होता है पी वाई, और एक का नाम होता है पी जेड। क्लियर है? तो मैंने कहा पी एक्स पी वाई पी जेड,
तो होता कैसा है, पी एक्स जो होगा उसके लोब्स कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। कहां पर लाई करेंगे बेटा, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। ये मेरा पी सबशेल है, ठीक है। अब मैंने कहा एक ऑर्बिटल लिया मैंने, तो पी का एक ऑर्बिटल लिया मतलब मान लो पी एक्स ही लिया, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, लोब्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब भी किसी ऑर्बिटल के लोब्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ऐसे ऑर्बिटल को आप नाम देते हो एक्सियल ऑर्बिटल। तो मैंने कहा ऑर्बिटल भी दो टाइप के हो गए बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ऑर्बिटल हो गए एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो एक्सियल क्या हो गए, लोब्स ऑन द एक्सिस, लोब्स कहां पर होते हैं, ऑन द एक्सिस। नॉन एक्सियल क्या होंगे, लोब्स बिटवीन द एक्सिस, क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर है। आइए, मैंने कहा ये पी एक्स पी वाई पी जेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। मतलब लोब्स कहां पर होंगे, ऑन दी एक्सिस होंगे। कहां होंगे, ऑन दी एक्सिस। क्लियर है। शेप तो आपने देख ही ली, डम्बल्ड होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा पी एक्स की, ठीक है। तो ये मेरे पास में है बेटा एक्स एक्सिस। मैंने कहा ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, लोब्स कैसे लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से, हाँ या ना, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। तो मैंने कहा ये आपके पास पी एक्स, ये रहा पी एक्स। अब आपको चेक करना है प्लेन्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस। मैंने कहा ये वाला प्लेन पास किया, ये वाई एक्सिस आ गई, आपके सामने वाली जेड एक्सिस भी आ गई, ये वाला प्लेन मैंने पास कर दिया। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर रही हूँ, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है बेटा, वाईजेड प्लेन है। क्या इस पर लोब कट रहा है बेटा, न्यूक्लियस कट रहा है, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो मैंने कहा ये वाला जो प्लेन है यहाँ पर क्या है, आपका नोड प्रेजेंट है, कौन सा, एंगुलर नोड। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो प्लेन होगा मेरा, ये वाला जो प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन। क्लियर है। ये क्या है, मेरा एंगुलर नोड है, ठीक है। तो एंगुलर नोड कितनी हो गई, एक नोड मिली मुझे। कौन सी प्लेन क्या है एंगुलर नोड की, यहाँ पर वाई जेड, ठीक है। ऐसे ही मैंने देख लिया पी एक्स को भी, सॉरी पी वाई को, पी एक्स तो देख लिया हमने, पी वाई को, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है। लोब्स कहां पर होंगे, यही होंगे लोब्स, हाँ या ना। तो ये रही मेरी वाई एक्सिस। तो मैंने कहा ये वाला प्लेन पास कर दो, एक्स आ रही है और कौन सी आ रही है, जेड। ये वाला प्लेन क्या लोब कटा, नहीं कटा, तो ये क्या है, नोड है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये क्या हो गई, आपकी नोड हो गई। क्या हो गई बेटा, ये आपकी नोड हो गई, ठीक है। कौन सी नोड, एंगुलर नोड। कितनी है, एक नोड है। प्लेन क्या है एंगुलर नोड का, एक्स और जेड। क्या है प्लेन, एक्स और जेड है। मैंने कहा एक और आपने बना लिया, पी जेड बी, ये रहा, ठीक है। आपने कहा ये रही मेरी जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये रहा इसका ऑर्बिटल पी जेड, ठीक है। मैंने कहा अब आपने कहा ये रहा पी जेड, आप ये वाली प्लेन पास कर दो, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस कटेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कटेंगे, लोब्स तो नहीं कटेंगे, तो ये नोड है। तो मैंने कह दिया एंगुलर नोड आपने बना दी, ये रही आपकी एंगुलर नोड, ठीक है। ये है एंगुलर नोड एक। प्लेन क्या है एंगुलर नोड का, ये हो गया आपका एक्स और वाई। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहीं पर डी के लिए, तो मैंने कहा डी सबशेल की, थर्ड है मेरे पास डी सबशेल। तो डी सबशेल में कितने डब्बे थे बेटा, 5 डब्बे। कितने थे, 5, 1 2 3 4 5। मैंने कहा इनके नाम क्या होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो इन पांचों को मुझे पढ़ना है। तो मैंने कहा ये जो तीनों हैं ये क्या होते हैं, आपके नॉन एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन एक्सियल। ये दोनों क्या होते हैं, आपके एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्सियल। क्लियर है। आइए, नॉन एक्सियल मतलब लोब्स कहाँ होंगे, बिटवीन दी एक्सिस। एक्सियल मतलब लोब्स कहाँ होंगे, ऑन दी एक्सिस होंगे। क्लियर है। आइए, तो सबसे पहले मैंने पढ़ लिया डी एक्स वाई, ठीक है। तो मैंने बना लिया डी एक्स वाई को, ठीक है। ये रहा मेरा एक्स, ये रहा बेटा वाई। बिटवीन दी एक्सिस मतलब लोब्स यहाँ पर होंगे, ये न्यूक्लियस होगा बीच में। क्लियर है। तो मैंने कह दिया कि डी अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से मैं बना सकती हूँ, ये देखो,
ये मेरा बन गया बी। ये बीच में क्या है आपका सेंटर में, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर है। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस कहाँ थी, ये वाली थी मेरे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है मेरे पास वाई एक्सिस, ये सामने वाली क्या है मेरे पास जेड एक्सिस। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये प्लेन पास करूंगी तो लोब कट रहा है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है जीरो। मैंने कहा ये वाला प्लेन पास किया, लोब के बीच में से जाएगा प्लेन न्यूक्लियस को काटते हुए। ये वाला प्लेन पास किया तो भी जाएगा बीच में से, लोब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी एंगुलर नोड प्रेजेंट है। ये कौन सा प्लेन हुआ, इसके अंदर कौन आया y और कौन आया z वाला। ये कौन सा हुआ x आया और कौन आया z आया। क्लियर है। तो मैंने कह दिया ये क्या हो गया आपके पास डी एक्स वाई। एंगुलर नोड्स कौन कौन सी होंगी, ये वाली और ये वाली। तो मैंने कहा कितनी एंगुलर नोड्स है बेटा, दो एंगुलर नोड्स है। प्लेन्स क्या क्या है दोनों एंगुलर नोड्स के, तो मैंने कहा प्लेन है आपके पास में एक तो हो गया ये x और z, और एक क्या हो गया आपके पास में x और सॉरी y और z। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा डी एक्स वाई बना लिया, सेम ऐसे ही मुझे क्या बनाना है, डी वाई जेड बनाना है। तो मैंने कहा वाई जेड बनाएंगे तो वाई जेड कैसे बनाएंगे, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो लोब्स कहाँ होंगे, बिटवीन द एक्सिस, ये न्यूक्लियस बीच में। क्लियर है। तो मैंने कहा कौन सा बनाया, वाई जेड। वाई ये था और जेड कौन सा, सॉरी ये जेड था और ये क्या था आपका वाई था। तो आपने रख लिया ये, सॉरी ये आपने रख लिया, ये y और ये z, इसके बीच में लोब है। ठीक है। मैंने कहा ये प्लेन पास कर दो, कौन सा प्लेन आ रहा है, एक तो y आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपके पास x आ रहा है, हाँ या ना। एक ये वाला पास कर दो, z आ रहा है और कौन आ रहा है आपके पास x आ रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर भी दो मिल गए आपको नोट्स, एक ये और एक ये वाला। तो मैंने कहा क्या क्या हो गए आपके पास एंगुलर नोड्स दो हैं। प्लेन्स क्या क्या है इनके, प्लेन्स है आपके पास में एक तो हो गया आपके पास में x और y और एक हो गया आपके पास में x और z। क्लियर है। थर्ड है आपके पास डी एक्स जेड। ठीक है। ये मैंने बना दिया x, ये मैंने बना दिया z, ये आपके लोब्स रहे, ये न्यूक्लियस बीच में। ठीक है। तो x और z बनाया, x एक्सिस ये थी, z एक्सिस ये थी, तो आपने बना दिया ये x और z के बीच में लोब्स आ रहे हैं। क्लियर है। तो मैंने कह दिया ये रहा। ठीक है। तो आपने कह दिया ये न्यूक्लियस है, ये वाला प्लेन पास कर दो, कौन सा हो गया ये y और सामने वाला z। ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया y और कौन सा आ रहा है आपका x आ रहा है। तो आपने कहा यहाँ पर भी दो है नोड्स, एक ये और एक ये। तो एंगुलर नोड कितने हुए आपके यहाँ पर भी दो हुए। प्लेन्स कौन कौन सी है, तो प्लेन्स आपने कह दी कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके पास एक्स वाई और एक क्या हो जाएगी आपके पास जेड वाई। क्लियर है इतनी सी बात। क्लियर है। अब एक्सियल वालों को पढ़ते हैं जरा। तो मैंने कहा एक्सियल वालों की अगर मैं बात करूं तो एक्सियल में फोर पे आपके पास एक्सियल के अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। एक्सियल है तो कहाँ होंगे, एक्सियल है ये, तो लोब्स कहाँ पर होंगे, ऑन दी एक्सिस। तो मैंने एक्स और वाई बना दिया, ये एक्स और ये वाई, लोब्स बना दिया ऑन दी एक्सिस इस तरीके से। न्यूक्लियस कहाँ, एकदम सेंटर में। ठीक है। तो मैंने कहा एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, तो मैंने बना दिया ये, देख लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लोब्स एक्सिस के ऊपर है। आपने पास किया यहाँ से प्लेन, ये वाला तो अब लोब कटेगा, तो यहाँ तो प्लेन नहीं है, एंगुलर नोड वाली प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है। मैंने कहा ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कौन सी डिग्री पर हो गया, 45 डिग्री के ऊपर। तो मैंने कह दिया कि आपने लोब ये प्लेन्स पास कर दी ये बिटवीन दी एक्सिस से। तो मैंने कहा ये क्या है, थीटा 45 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री। ठीक है। कितनी हो गई एंगुलर नोड्स यहाँ पर भी दो हो। क्लियर है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट और जेई के लिए विच इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये किससे बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो मैंने कहा मान लो मैंने वाई एक्सिस को तो मान लिया है बेटा, मान लो ये मेरे पास में है। ठीक है। मैंने कहा मान लो ये z है, ये भी मेरा क्या है z, ये x है
और ये मेरे पास में हो गए बेटा, एक और बना लिया मैंने यहाँ पर, और ये z है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, अपोजिट पर अपोजिट होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, तो मैंने कहा इसको उठा के यहाँ ले आओगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो। मैंने कहा ये दो वेव्स हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही इसको उठा के इस पर ऐड कर दिया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, ये वाला लोब क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर ये 10, इसकी साइज मान लो कुछ भी है, मान लो मैंने कह दिया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो रिजल्ट में कितना मिलेगा, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगा। तो मैंने कह दिया कि रिजल्ट में क्या मिल गया आपको, तो रिजल्ट में मिल गया बेटा ये जेड एक्सिस, हाँ या ना, ये मेरे पास में x और ये मेरे पास में y, ठीक है। तो ये हो गई मेरी z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस z के ऊपर लोब क्या मिलेगा आपको, बहुत बड़ा मिलेगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो z के ऊपर लोब मेरे को क्या मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। तो मैंने लिख लिया है ये z एक्सिस, ये मान लो x, ये लोब मुझे इस तरीके से डबल साइज का मिल गया, क्लियर है, ये मेरा न्यूक्लियस। अब y वाले x वाले तो लीनियर कॉम्बिनेशन कर ही नहीं रहे, x से x, तो x पर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर x है, तो क्या ऐड होगा, कुछ भी नहीं, तो इनकी साइज तो क्या रहेगी, सेम सेम सी रहेगी, y की साइज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे लोब्स यहाँ पर होंगे। अब यहाँ इतनी स्पेस नहीं होगी, तो इस वजह से ये छोटे वाले लोब तुरंत क्या करने लगते हैं, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करने लगते हैं। देखो ये मान लो मेरे z के लोब्स हैं, z एक्सिस वाले, ये मोटे हैं लोब्स, यहाँ पर छोटे छोटे ऑर्बिटल, यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। वो इतनी फास्ट रोटेट करता है कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये आपको एक रिंग की तरह दिखाई देता है। तो इसी को हम क्या बना देते हैं, इसी को हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास में z, ठीक है, ये z हो गया। यहाँ क्या बन गई मेरे पास, रिंग बन गई कुछ इस तरीके से। इस रिंग पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये कैसे हो गए आपके पॉजिटिव। मैंने कहा क्या यहाँ पर कोई प्लेन मिलेगी, भाई ये तो रिंग है ना, हमेशा चाहे ये प्लेन काटोगे कोई ना कोई तो लोब कटेगा ही, रिंग कट रही है। तो मैंने कहा रिंग कटेगी तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो लोब्स की तो रिंग है। तो मैंने कहा प्लेन तो नहीं है, ये वाला काटोगे ये भी प्लेन नहीं है, बीच में से काटोगे फिर ये रिंग कटेगी बीच में से, तो यहाँ तो कोई भी एंगुलर प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है, बट यहाँ पर एंगुलर कोन्स होते हैं, नोडल कोन्स होते हैं, कैसे। तो मैंने कहा ये लोब्स है, ये क्या है, छोटी स्पेस है, ये मोटा है ऊपर से, तो मैंने कहा इस तरीके से क्या बन रहा है आपका, एक कोन बन रहा है ऊपर की तरफ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तो इस लोब के अंदर है, लेकिन इसके इधर वाला जो स्पेस है, जो कोन के इधर वाला स्पेस है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये वाला क्या होगा आपका, नोडल कोन होगा, क्या होगा, नोडल कोन होगा। तो मैंने कह दिया कि किस तरीके से बनेगा ये, कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। आइए, अब मैंने कहा यहाँ क्या होगा आपके पास में, ये कुछ इस तरीके से कोन बनेगा, ये क्या होगा आपके पास में, नोडल, ये क्या होंगे, दो नोडल कोन्स होंगी, ठीक है। नोडल प्लेन नहीं होती, क्या होती है यहाँ पर, नोडल कोन्स होती है, क्या होती है यहाँ पर, नोडल कोन्स होती है। कितनी नोडल कोन होती है, एक ऊपर एक नीचे होती है, क्लियर है। तो मैंने कहा ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर और वाइटर, क्या होता है ये, डी जेड स्क्वायर और वाइटर। तो अगर आपको पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, डी जेड स्क्वायर बनता है, बाकी कोई भी ऑर्बिटल आपका लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा इस तरीके से आपको देखना है, ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, इसी का नाम क्या होता है आपके पास में, बेबी सूथर ऑर्बिटल भी होता है, क्या होता है आपका, बेबी सूथर ऑर्बिटल भी इसी का नाम होता है, क्या होता है, बेबी सूथर ऑर्बिटल, क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं ये नाम, हालांकि ये नाम पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं फॉर दी एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। आइए, तो ये आपके पास में थे कुछ एमएल, मतलब
मतलब क्या था आपके पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके पास में है एक लास्ट क्वांटम नंबर विच इज फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करोगे आप, ms से, ठीक है। आपने कहा स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, ये पहली बात तो कौन सा क्वांटम नंबर है, थ्योरेटिकल क्वांटम नंबर, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और बाकी के तीनों क्वांटम नंबर्स क्या थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव्ड क्वांटम नंबर थे, एक्सपेरिमेंटल क्वांटम नंबर्स थे, उनका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस था, बट इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वांटम नंबर है, क्या है बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वांटम नंबर है, ये जस्ट एक हमारी इमेजिनेशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये आपको ये बताता है, अगर ऑर्बिटल के अंदर, एक डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन भरे हो, एक अप स्पिन का होगा, एक डाउन स्पिन का होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये बताता है ये वाला क्वांटम नंबर। तो आपने कह दिया ईच ऑर्बिटल कैन accommodate टू इलेक्ट्रॉन इन इट ऑफ ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। और ऑपोजिट स्पिन है तो आपने कह दिया एक ये डब्बा है, इसके अंदर एक अप स्पिन होगा तो एक डाउन स्पिन, क्या मतलब हो गया, मतलब हो गया क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है एक, तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपने कह दिया टेल्स अस अबाउट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात। ये होता है आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपने कहा यहाँ पर जो ms की वैल्यू होती है वो होती है या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, यही दो वैल्यू होती है। और आपने कह दिया अगर अप स्पिन को आपने प्लस हाफ माना तो डाउन स्पिन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो दोनों का ये स्पिन क्या आ गया, जीरो आ गया, क्लियर है। तो मैंने कहा अगर आपको स्पिन निकालना है तो लेट सपोज मैंने पी के अंदर भर दिया इस तरीके से तीन इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा आप तीनों को कुछ भी मान सकते हो, आप माइनस हाफ भी मान सकते हो, प्लस हाफ भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार किसी भी चीज के अंदर अप स्पिन को अगर प्लस हाफ मान लिया तो थ्रू आउट दिस क्वेश्चन प्लस हाफ ही मानेंगे आप अप स्पिन को, और अगर आपने किसी को डाउन स्पिन माना तो उसे डाउन स्पिन ही मानेंगे। तो मैंने कहा मान लिया इसको मैंने मतलब अप स्पिन, तो मैंने कहा ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, कितना हो गया स्पिन, टोटल हो गया 3/2, ऐड कर दिया तीनों को, कितना आ गया 3/2। और ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में मोड आता है यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव भी आएगा तो आपको क्या करना है, इसका मोड लेकर उसको प्लस में चेंज कर देना है। जैसे मान लो मैंने कह दिया आपने ये निकाल लिया, इसका निकाला ये, तो एक हो गया प्लस हाफ, एक हो गया माइनस हाफ, तो ये तो ओवरऑल जीरो हो गया, ये आ गया आपका प्लस हाफ, ये आ गया आपका प्लस हाफ। तो मैंने कह दिया कि ये कितना आ गया स्पिन आपका, प्लस हाफ कितना आ गया, कितना आ गया बेटा यहाँ से, वन, कितना आ गया, वन, क्लियर इतनी सी बात। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पर भी एक मोमेंटम होता है विच इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एच कट इंटू एस प्लस वन, क्लियर है। तो मैंने कहा यहाँ पर मान लो आपको मैंने कह दिया कि आपको इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे एस कैलकुलेट करना है, एस कितना हुआ, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ कितना हो गया, वन, तो एस की वैल्यू हो गई वन। तो मैंने कहा ये स्पिन ओनली मोमेंटम कितना आएगा, तो मैंने कह दिया एच कट इंटू वन प्लस वन कितना आ गया, √2 h कट। इस तरीके से आपको निकालना है, इसकी भी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है। मैंने कहा लेट सपोज आपको ये बोल दिया जाए, तो प्लस हाफ कितना हो गया, वन, तो आपने कह दिया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, एच कट इंटू वन प्लस वन कितना आ गया, √2 h कट, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है। तो एक कंक्लूजन दे रही हूं मैं आपको विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा बेटा, कंक्लूजन। तो मैंने कहा सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितने होते हैं, या फिर ऑर्बिट कितने होते हैं बेटा, n², ठीक है। दूसरा मैंने कह दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट कितने होते हैं, तो मैंने कह दिया एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो ऑर्बिटल उतने तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका ट्वाइस 2n², क्लियर। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल और ऑर्बिट कितने होंगे, n।
मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होगा 2l+1। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्या देख रहे हैं हम, ऑर्बिटल्स इन अ शेल। ये तो हमने लिख लिया ऑर्बिटल्स इन अ शेल, हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, क्या हो जाएगा 2l+1। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2l+1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब मैंने कहा कि किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैंने कहा ऑर्बिटल किसी सबशेल में इतने हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 5th हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कितना हो गया 2 × 2l+1। ठीक है, ये सब आपको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, तो ये था आपके पास क्वांटम नंबर के बारे में। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि आपको कैसे अप्लाई करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पर, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। अभी आपको बेसिक आइडिया लगा है क्वांटम नंबर्स का, और आपने कुछ नोट्स के बारे में आज देख लिया है। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ध्यान से इसको रिवाइज कर ही नेक्स्ट लेक्चर में अपीयर होइएगा, क्योंकि इसका ही सारा एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आने वाला है। बोथ द लेक्चर्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, share the channel or the video, and subscribe the channel. Thank you for watching.